तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। पिछली वीडियो में हमने 71वीं बीपीएससी के सिलेबस और सब्जेक्ट के वेटेज को समझा था और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सब्जेक्ट वाइज कोशिश करूंगा कि आपको प्रीलिम्स के लिए सारे सब्जेक्ट का एक प्रिसाइज वीडियो मिल जाए, ताकि आपको ये जो बचे हुए 60-65 दिन हैं प्रीलिम्स में, जो 10 सितंबर को जो डेट अनाउंस हुआ है उसकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स को टारगेट में रखते हुए, ठीक है, ये प्रीलिम्स जो 10 सितंबर को जो होना है उसको ध्यान में रखते हुए इसको फैक्चुअल जितना है, फैक्चुअल जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, उसके लिए इसको कंपाइल किया गया है। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में 25 से 28 सवाल पूछे जाते हैं, 25 से 28 सवाल पूछे जाते हैं और ये वीडियो पार्ट 1 है। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें 1857 तक, 1857 से पहले की जो घटनाक्रम है वो सारा इसमें डिस्कस किया हुआ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसका जो PDF है, आपको इसका आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं और वहाँ से आप इसके PDF को और अदर इंपॉर्टेंट्स जो भी नोट्स वहाँ पर शेयर किए जाते हैं आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का है। आप देख रहे हैं इतिहास तरंगिणी। चलिए, पहला जो टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, भारत में यूरोपियनों का आगमन। आपको पता है कि प्राचीन काल से ही भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो स्थापित थे। प्राचीन काल में हम मालाबार तट से, चोल काल में, सातवाहनों के युग में हम व्यापार कर रहे थे। फारस की खाड़ी और लाल सागर जो रेड सी है उसके रास्ते हम व्यापार किया करते थे। इस मॉडर्न एरा में यूरोपियनों का भारत में आने का कारण क्या रहा, कारण कहें या उद्देश्य जो कहें, देखो क्या होता है कि जो यूरोप का जो क्षेत्र था वहाँ पे जो इटली का जो क्षेत्र था, इटली में रोमन साम्राज्य का केंद्र था। रोमन साम्राज्य एक समय पे आते आते वो विघटित हो जाता है। पहले क्या होता है कि वो पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य दो खंडों में वो करके शासन को संभाल रहे थे। लेकिन क्या होता है कि एक समय में आते आते पूर्वी रोमन साम्राज्य विघटित हो जाता है और पश्चिमी रोमन साम्राज्य विघटित हो जाता है और पूर्वी रोमन साम्राज्य में भी फूट पड़ जाता है। और पूर्वी रोमन साम्राज्य के ढहने के बाद उस पर ऑटोमन साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो ऑटोमन साम्राज्य के स्थापित होने के कारण जो व्यापारिक मार्ग था, जो यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक मार्ग था, वो बाधित हो जाता है। ठीक है, वो बाधित हो जाता है। इसी समय आप देखेंगे, ये 18वीं शताब्दी की 16वीं 17वीं शताब्दी का बात है कि पुनर्जागरण का समय है, रेनेसा का, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो भी आविष्कार हो रहे हैं, इन्वेंशन हो रहे हैं, वो इसी कालखंड में हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए राडार का, कंपास का, जो कि समुद्री यात्रा करने में सहायक होते थे। ठीक है, तो इस समय जो पुनर्जागरण का समय था, लोग समझ रहे थे कि पृथ्वी अब चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। क्योंकि देखिए, पहले की जो अवधारणा थी उसमें पृथ्वी को चपटी माना जाता था। तो नए नए जो खोज हो रहे थे, लोग तर्कवादी हो रहे थे, तो उससे उन्हें पता चल रहा है कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। ये इस तरीके के जो विचारधारा थे, नए नए जो खोज हो रहे थे, उन्होंने यूरोपियंस को मोटिवेट किया कि एक्सपेडिशंस पे जाएं, नए नए रास्तों की खोज करें। तो ये कारण रहे कुछ एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के, जो इंडिया की तरफ वो आकर्षित हुए। बात करते हैं भारत में जो यूरोपियन कंपनी थी। देखो, सवाल दो तरीके से पूछता है कि जो यूरोपियन कंपनी है उनका भारत में आगमन और दूसरा कि उनका स्थापना कब हुआ। तो दोनों का कालक्रम आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले है पुर्तगाली, स्थापना और आगमन दोनों में पुर्तगाली नंबर 1 पे है। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेनमार्क के लोग डेन आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी का स्थापना का क्रम पूछेगा तो सबसे पहले कौन सी कंपनी का स्थापना हुआ? पुर्तगाली कंपनी का स्थापना हुआ 1503 में। दूसरे नंबर पे अंग्रेज यानी ब्रिटिश कंपनी का हुआ 1600 में, फिर डच का 1602 में और डेन का 1616 में और फ्रांसीसियों का 1664 में। ये इस्टेब्लिशमेंट है कंपनी का। ठीक है, और इधर आप देखें अंतर क्या है कि डच कंपनी भारत में पहले आती है, ब्रिटिश बाद में आती है। लेकिन स्थापना पहले किसका होता है? पहले स्थापना ब्रिटिश कंपनी का होता है, लेकिन आते पहले डच हैं। बस यही थोड़ा सा अंतर है। ठीक है,
अब ध्यान दें, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1498 में। कहाँ? कोचीन में। दूसरी डच ने पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1602 मसूलीपट्टनम में। इसी प्रकार ब्रिटिश ने 1608 में सूरत में, हालांकि ये फेल हो गई थी, फिर 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी अस्थाई जो फैक्ट्री थी उन्होंने लगाई। इसके बाद अगर आप देखें तो डेन ने 1616 में तंजावुर में और फ्रेंच ने 1688 में सूरत में। देखो, फ्रेंच कंपनी 1664 में स्थापित हुई थी, लेकिन वो भारत आते हैं 1688 में और पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? सूरत में। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पहली कंपनी पुर्तगाली की। ठीक है, पुर्तगालियों की हम बात करते हैं। देखो, पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले यूरोपियन थे, पुर्तगाली भारत में आने वाले, और अंतिम रूप से जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। इनका आधिपत्य गोवा पे था। 1960-61 में ये गोवा को छोड़ के जाते हैं। तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। और सबसे अंतिम में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। देखो, पुर्तगाली जब भारत में आते हैं तो शुरू में वो निजी स्तर पे आते हैं, प्राइवेट स्तर पे। ठीक है, अपने से वित्त का प्रबंध करते हैं, खुद आते हैं, वो सरकारी स्तर पे नहीं आते हैं। और कुछ गवर्नर के नाम से आते हैं जो सरकारी स्तर पे आते हैं। ठीक है, तो हम इन दो खंडों में बांट कर देखेंगे, प्राइवेट यानी निजी स्तर पे और दूसरा सरकारी अभियान। तो प्राइवेट स्तर पे हम दो लोगों का नाम जानते हैं, वास्को डी गामा और दूसरा अल्वारेस कैब्राल। वास्को डी गामा भारत में 2 बार आता है, 1498 में और 1502 में, और अल्वारेस कैब्राल 1500 ईस्वी में भारत आता है। ठीक है, 1500 ईस्वी में भारत आता है। देखो, जब वास्को डी गामा भारत आया था तो इसका जो फाइनेंस का प्रबंध किया था, वित्त प्रबंध, तो वहाँ के शासक मैनुअल प्रथम ने इसका वित्त प्रबंध किया था। ठीक है, सरकारी गवर्नर की बात करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण गवर्नर हैं, अल्मेडा, दूसरा है अल्बुकर्क, तीसरा है नीनो द कुन्हा। अल्मेडा के बारे में बात करते हैं तो ये पहला सरकारी गवर्नर था जो भारत आया था और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है? ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ऐसा होता है कि हिंद महासागर में आने जाने वाले जितने भी नाव हैं, उस आने जाने वाले मार्ग पे पुर्तगालियों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। यहाँ तक कि मुगल शासक अकबर को भी, जब अकबर का जहाज इस रास्ते से जाता था, उसे भी इनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। और इस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया था कार्तेज सिस्टम। ठीक है, दूसरा था अल्बुकर्क को कहा जाता है कि यह वास्तविक संस्थापक था पुर्तगालियों का भारत में। इसने लव एंड वॉर पॉलिसी अपनाया। इसने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, जिससे कि होने वाले उत्पन्न पुत्र वो पुर्तगाली नस्ल के होंगे। और दूसरा, अगर वे नहीं मानते थे, जब इनका जो संघर्ष होता था लोकल लोगों से, तो उसके लिए ये युद्ध भी करता था। तो लव एंड वॉर पॉलिसी किसने अपनाई थी? अल्बुकर्क ने। वॉर पॉलिसी के तहत ही इसने 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक से छीन लिया था। अपने क्षेत्र में अल्बुकर्क ने सती प्रथा को भी समाप्त करने का प्रयास किया था। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अल्बुकर्क से। ठीक है, देखिए प्रीलिम्स में यहाँ से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में। जब आयोग यहाँ से सवाल कम पूछता है तो हम यहाँ पे समय कम देंगे और जल्दी से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम जो 1857 से 1947 तक का जो एरा है, हम उसे डिटेल में करेंगे। ठीक है, वहाँ से सवाल भी अधिक रहते हैं और वहाँ से सवाल भी कठिन रहते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो तीसरा महत्वपूर्ण गवर्नर था पुर्तगाली का, वो था नीनो द कुन्हा। इसने 1530 में पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर कोचीन से स्थानांतरित करके गोवा कर दिया। ठीक है, 1530 में। तो ये थे पुर्तगाली। अब देखते हैं अगली कंपनी जो थी डच। ठीक है, डच कंपनी का स्थापना हमने देखा 1602 में। वहाँ की पार्लियामेंट, डच पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा होता है। कुल 65 लाख गिल्डर रुपए इसमें खर्च हुए थे। ये एक अर्ध सरकारी कंपनी थी जिसे जेंटलमैन 17 का नाम दिया गया। इसमें कुल 17 सदस्य थे। जब इसका स्थापना हुआ तो डच कंपनी में कुल 17 सदस्य थे। इसे जेंटलमैन 17 का नाम दिया गया। देखिए, हम किसी भी कंपनी को प्राइवेट या सरकारी या अर्ध सरकारी के नज़रिए से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अगर वो इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे डिसीजन जब वो लेते हैं, वो कंपनी जब डिसीजन लेती है किसी लोकल राजा से लड़ने के लिए या फिर यहाँ पे क्षेत्र विस्तार करने के लिए, तो देखना होता है कि वो कंपनी पावर किस से ले रही है।
तो यहाँ पे अगर वो सरकारी कंपनी है तो वो बार बार संसद से पावर लेगी, संसद से परमिशन लेगी। लेकिन यही हम देखेंगे ब्रिटिश कंपनी जो प्राइवेट कंपनी थी, तो वो विस्तार करने में संकोच नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे बार बार परमिशन नहीं लेना होता था। ठीक है, तो इंडिया में जितने भी सरकारी कंपनी आए वो कहीं ना कहीं पिछड़ गए अंग्रेज़ों के मुकाबले। वैसे ही हम देखेंगे फ्रेंच कंपनी भी एक तरीके से सरकारी कंपनी थी, तो वो भी सरकार की नीतियों से वो प्रभावित होते थे, इसलिए वो पिछड़ गए ब्रिटिश कंपनी के सामने। तो डच कंपनी की बात कर रहे थे, हमने स्थापना देखा 1602 में। 1602 में स्थापना हुआ इसका। पहली फैक्ट्री ये जो लगाते हैं वो लगाते हैं मसूलीपट्टनम में, और यहाँ से ये नील का व्यापार करते हैं। मसूलीपट्टनम में ये नील का व्यापार करते हैं। 1610 में ये गैलरिया फोर्ट का निर्माण करते हैं पुलिकट में, और यहाँ से ये पैगोडा नामक सिक्का ढालना शुरू करते हैं, और यहीं से ये इंडोनेशिया के साथ व्यापार करते हैं समुद्र मार्ग से। 1653 में बात करें तो इन्होंने हुगली के किनारे चिनसुरा में पहली फैक्ट्री लगाई, और यहाँ पे इन्होंने फोर्ट स्थापित किया जिसका नाम था गुस्तानबुल। इनके फैक्ट्री के हेड को फैक्टर कहा जाता था। डच के फैक्ट्री हेड को क्या कहते थे? फैक्टर कहते थे। डच ने ब्रिटिश के साथ जो महत्वपूर्ण बैटल लड़ा वो था 1759 का बेदरा का वॉर, बेदरा वॉर। बेदरा के वॉर में डच बुरी तरह हारते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। अंतिम रूप से 1824 में डच और ब्रिटिशर्स के बीच में अंतिम रूप से एक संधि होती है, जिसमें ये डच जो साउथ एशिया की तरफ जो इनका फैक्ट्री होता था उन्होंने और ब्रिटिशर्स ने आपस में अपनी फैक्ट्रियों का अदला बदली कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, और अंतिम रूप से डच भारत से चले गए। अगली जो महत्वपूर्ण कंपनी है वो है अंग्रेजी कंपनी, यानी ब्रिटिशर्स की कंपनी। देखिए, हम इसको 3 महत्वपूर्ण बिंदु में बांट के देखेंगे। इसका गठन और स्थापना, दूसरा है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज, और तीसरा है कंपनी और भारत के जो शासक रहे, भारतीय जो रूलर्स रहे, उनके साथ कंपनी का संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है गठन और स्थापना। देखिए, भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज था उसका नाम था रॉल्फ फिच। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछता है, रॉल्फ फिच भारत आने वाला पहला अंग्रेज था, और ये अकबर के काल में आया था, अकबर के शासन काल में आया था। वहीं बात करें जो दूसरा अंग्रेज था, जो भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज था, वह था जॉन मिल्डन हॉल। ये 1599 में भारत आया था। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन की। ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, इनके शासनकाल में 31 दिसंबर सन 1600 को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। इसने परमिट किया एलिजाबेथ ने। इसकी संगठन की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल 24 सदस्य थे, और ये 24 सदस्य समिति को हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते थे। इसमें एक अध्यक्ष था, एक गवर्नर था, एक डेप्यूटी गवर्नर था, और 22 अन्य सदस्य थे, और ये थी 24 सदस्यीय समिति जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या दी गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज की बात करें तो सबसे पहले ये जहांगीर के काल में ब्रिटिश आते हैं इंडिया में, और 1608 में सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं। लेकिन वहाँ पे लोकल्स और पुर्तगालियों के मतभेद के कारण ये फैक्ट्री फेल हो जाती है, ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। तो दूसरी जो फैक्ट्री लगाने का यह प्रयास करते हैं, ये 1611 में लगाते हैं मसूलीपट्टनम में, और यह अस्थाई फैक्ट्री थी, अस्थाई फैक्ट्री थी, परमानेंट फैक्ट्री थी। आगे देखते हैं 1639 में मद्रास में इन्होंने किला स्थापित किया, फोर्ट बनाया, और उस फोर्ट का नाम था सेंट जॉर्ज का किला, सेंट जॉर्ज का किला। इसी प्रकार इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया, उड़ीसा में, हरिपुर में, बालासोर में और पिपली में, और बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने हुगली के आसपास कोलकाता में फोर्ट विलियम स्थापित किया। इस सब का चर्चा हम लोग आगे फिर से करेंगे। फोर्ट विलियम का स्थापना इन्होंने कोलकाता में किया। अब हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन रूलर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंडियन रूलर, भारतीय शासक। कंपनी और जहांगीर के बारे में देखते हैं, कंपनी और शाहजहां के संबंध देखेंगे, और कंपनी और औरंगजेब के संबंध देखेंगे। देखिए, जब जहांगीर शासन में था, मुगल शासक था, तो इसके समय कैप्टन हॉकिंस इंडिया आया था। कैप्टन हॉकिंस इंडिया आया था, जिसे इसने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी।
इंग्लिश खां की उपाधि दी थी जहांगीर ने। जहांगीर के समय में ही 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज अपनी स्थायी फैक्ट्री लगाने में सफल होते हैं। 1608 में इन्होंने एक बार कोशिश की थी सूरत में, जिसमें ये सफल नहीं हुए, और हरिपुर उड़ीसा में इन्होंने 1633 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। और ये अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री थी पूरब में। पूरब की पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों की थी 1633 में हरिपुरा उड़ीसा में। शाहजहाँ के काल में आप देखेंगे हुगली में इन्होंने विस्तार किया, और शाहजहाँ के समय जो बंगाल का नवाब था वह था शाह शुजा। शाह शुजा ने 3000 रुपये के बदले इन्हें बंगाल से कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। ठीक है, कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति शाह शुजा ने दे दी। कहाँ? बंगाल से। तीसरा देखते हैं हम औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय जो बंगाल का नवाब था वह था अजीमुन शाह। 1698 में इसने जॉब चारनोक को 3 गांव दिए, कालीकत्ता, गोविंदपुरा और सुतीनाता, बस 1200 रुपये में। और जॉब चारनोक ने इस तीनों गांव को मिला के कलकत्ता की नींव रखी। कलकत्ता जॉब चारनोक ने। देखिए, जॉब चारनोक अगर पूछता कि भारत कब आया था तो 1690 में यह भारत आया था, और 1698 में इसने कलकत्ता की नींव रखी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वह है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार के समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कंपनी से संबंधित हैं। सबसे पहली बात कि 1717 में इसने एक फरमान जारी किया जिसे इतिहास में गोल्डन फरमान के नाम से जानते हैं। गोल्डन फरमान के नाम से जानते हैं। यह फरमान गोल्डन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अंग्रेजों को बहुत सारी छूट मिली, बहुत सारी स्वतंत्रता मिली, बहुत सारे अधिकार मिले। पहला सबसे महत्वपूर्ण था कि मात्र 3000 रुपये में जो सालाना उन्हें देना होता था, बंगाल से कर मुक्त व्यापार करने को अनुमति मिल गई। 10,000 रुपये के बदले सूरत के बंदरगाह से और बम्बई के टकसाल को मुगल की मान्यता मिल गई। अब अंग्रेज भारत में सिक्के ढाल सकते थे और उस सिक्के को मुगल शासक की भी मान्यता मिल गई। अगला शासक देखते हैं गोलकुंडा का शासक, गोलकुंडा तथा कंपनी। इसने 1632 में एक फरमान जारी किया गोलकुंडा के शासक ने, जिसके तहत 500 पैगोड़े के बदले वो कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। वांडीवास के जो नायक होते थे, वांडीवास के जो शासक होते थे, उन्हें हम नायक कहते थे। ये नायक वर्सेस कंपनी की बात करें तो 1639 में ये वांडीवास के जो शासक थे उन्होंने मधुपुरम नामक एक गांव अंग्रेजों को दिया, जिसे उन्होंने डेवलप करके मद्रास का नाम दिया। ठीक है, और मद्रास में इन्होंने सेंट जॉर्ज का किला बनाया। ये दक्षिण भारत का उनका पहला किला था। अगर सवाल पूछता है कि मद्रास को बसाने वाला कौन था, मद्रास को बसाने वाला कौन था, तो आप जवाब देंगे फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी, फ्रांसिस डे 1639 में। और पहली नगर पालिका जो बनी थी वह थी मद्रास। पहली नगर पालिका कौन बनी थी? मद्रास। 1687 में यहाँ पे मेयर की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत का पहला नगर पालिका या मेयर की बात करें तो 1687 मद्रास। आगे देखते हैं बम्बई और ईस्ट इंडिया कंपनी। 1661 में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी होती है कैथरीन ब्रिगेंजा से। ये पुर्तगाली राजकुमारी थी। चार्ल्स द्वितीय को दहेज में पुर्तगालियों ने बॉम्बे दिया, और कुछ समय के बाद इस ब्रिटिश राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बॉम्बे दे दिया, कुछ वार्षिक पैसे के बदले। ठीक है, तो अंततः ये बॉम्बे कैसे आया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास? चार्ल्स द्वितीय राजा को दहेज में मिला था पुर्तगाली रानी कैथरीन ब्रिगेंजा से शादी करने के एवज में, और ये बॉम्बे वापस ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। अगर बॉम्बे के बसाने की बात करें, बॉम्बे को किसने बसाया था, तो आप जवाब देंगे गेराल्ड अंगियार। ये नाम आप याद रखेंगे, गेराल्ड अंगियार। 1639 में मद्रास को बसाया था कितने? फ्रांसिस डे ने। और इसी प्रकार बॉम्बे को का संस्थापक अगर पूछता है तो आप जवाब देंगे गेराल्ड अंगियार। अब आगे देखते हैं फ्रेंच कंपनी। देखो, फ्रेंच कंपनी पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इसके गठन की बात करें तो इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1664 में, 1664 में। तब वहाँ पे फ्रांस का राजा था लुई 14वां, और इसका जो वित्त मंत्री था वह था कोलबर्ट। इस कोलबर्ट के द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है,
आगे बात करते हैं। 1668 में यह भारत में फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में आते हैं। फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में यह भारत आते हैं। उस समय भारत का जो शासक था, मुगल शासक, वो था औरंगजेब। औरंगजेब के समय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आता है 1668 में फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में। और ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। और फिर 1669 में ये मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री अपनी लगाते हैं। 1672 में ये पुडुचेरी मैसूर में ये अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। और उसके बाद 1674 में ये चंद्रनागौर में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। चंद्रनागौर में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं और उस फैक्ट्री का जो किला है उसको नाम देते हैं फोर्ट आर्कियंस। याद रहेगा। देखिए, फ्रेंच कंपनी एक तरीके से देखें तो पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इसका स्थापना हुआ था 1664 में। राजा था लुई 14वां, वित्त मंत्री था कोलबर्ट। 1668 में यह भारत आता है, तब औरंगजेब का शासन था। फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में यह भारत आते हैं 1668 में। पहली फैक्ट्री लगाते हैं सूरत में, दूसरी मसूलीपट्टनम में। 1672 में पौंडीचेरी इनका केंद्र बनता है और 1674 में इन्होंने चंद्रनागौर को अपना क्षेत्र बनाया और वहाँ पर किला बनाया फोर्ट आर्कियंस। महत्वपूर्ण फ्रेंच गवर्नरों की बात करें तो ड्यून, डुप्ले और लीनो महत्वपूर्ण थे, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डुप्ले था, जिसको हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी तथा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन फिर भी यहाँ से सवाल बीपीएससी में बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब फ्रेंच कंपनी इंडिया में आ जाती है और ब्रिटिश कंपनी भी इंडिया में आ जाती है तो ये यहाँ पे गुटबंदी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी रीजनल पॉलिटिक्स होता है वे यहाँ पे हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप हम यहाँ पे 3 कर्नाटिक वार को देखते हैं। सबसे पहले आप देखें कि ये जो टर्म कर्नाटिक है इसके भौगोलिक क्षेत्र को समझेंगे तो ये वर्तमान का कर्नाटक ना होके ये ईस्ट कोस्ट जो पूर्वी तट है हमारे भारत का क्षेत्र, वहाँ के क्षेत्र को ये कर्नाटिक कहा करते थे। और इसके अगर आप राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो आप देखेंगे कि दिल्ली के केंद्र में जो मुगल शासक थे उनके अंडर में निजाम आते थे, हैदराबाद के क्षेत्र के निजाम, और उसके अंडर में नवाब आते थे, कर्नाटक के नवाब। तो इस प्रकार से ये हायरार्की था, मुगल के नीचे निजाम के नीचे नवाब। ठीक है, अब देखो जो फ्रेंच कंपनी थी वो भारत में जब आते हैं तो इनका हस्तक्षेप होता है रीजनल पावर से, साथ ही अंग्रेजों से भी इनका हस्तक्षेप होता है। तो सामने हमारे आते हैं 3 कर्नाटक युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध चला था 1746 से 48 तक, 1746 से 48 तक। दूसरा चला था 1749 से 54 तक और तीसरा चला था 1756 से 1763 तक। बात करें कि पहले कर्नाटिक वार में डुप्लेसी और जो नासिर जंग था उनके बीच ये लड़ाई हुआ था। नासिर जंग के बीच में फ्रेंच और कर्नाटक के क्षेत्र में नासिर जंग था। कारण क्या था पहले कर्नाटिक वार का? पहले कर्नाटिक वार का कारण था ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। देखो, पहले कर्नाटिक वार का जो कारण था वो भारतीय कारण नहीं था, वो विदेशी कारण था। जब भी कहीं विदेश में अंग्रेज और फ्रेंच आपस में लड़ते थे तो उनके सभी उपनिवेशों में वो आपस में लड़ने लगते थे। इसी प्रकार वो भारत में भी उपनिवेश बनाए हुए थे तो दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो पहले कर्नाटिक वार का कारण विदेशी था। इसी तरीके से तीसरे कर्नाटिक वार का भी कारण विदेशी था। 7 वर्षीय युद्ध ये यूरोप में चल रहा था। तो पहला कर्नाटिक वार और तीसरा कर्नाटिक वार दोनों का कारण विदेशी था, लेकिन दूसरे कर्नाटिक वार का कारण भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप था। चंदा साहब की तरफ से फ्रेंच थी और ब्रिटिश थे मोहम्मद अली के तरफ से। और दूसरा जो कर्नाटिक वार था रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस डुप्ले चला। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे कर्नाटिक वार में। तो तीसरे कर्नाटिक वार में एक इम्पॉर्टेंट बैटल होता है जिसको बोलते हैं वॉन्डीवॉस का युद्ध। ये 1760 में होता है, जिसमें फ्रेंच अंततः हार जाते हैं और डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो पहला कर्नाटिक वार था वो एक्सला शापेल की संधि से खत्म हुआ 1748 में। दूसरे में कोई महत्वपूर्ण संधि नहीं हुई थी और तीसरे में पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। ये पीडीएफ आपको मिलेगा, आप सरसरी निगाह से एक बार पढ़ेंगे तो आप जितना कम समय में आप इसको याद कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, एक इम्पॉर्टेंट है, जब पुर्तगाली और ब्रिटिश आपस में लड़ रहे थे, जब सूरत में 1608 में जब ये फैक्ट्री लगाते हैं ब्रिटिश
और ये इनकी फैक्ट्री नहीं लग पाती है वहाँ पे, तो इनका डिस्प्यूट होता है पुर्तगालियों के साथ। तो पुर्तगालियों का ब्रिटिश से डिस्प्यूट होता है 1612 में, और ये डिस्प्यूट जो होता है उससे कहते हैं बैटल ऑफ सुवाली। बैटल ऑफ सुवाली में जो अंग्रेज की तरफ से कैप्टन था वो था कैप्टन बेस्ट, और ये अंग्रेज यहाँ पे जीत गए थे। यहाँ से सवाल पूछ सकता है, ठीक है। बैटल ऑफ सुवाली 1612 में अंग्रेज कैप्टन था कैप्टन बेस्ट। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है उत्तर मुगल शासक, ठीक है, लेटर मुगल्स। देखिए 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होती है अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होती है। और इस समय भारत में कुल 21 सूबे थे। जो भारतीय प्रांत थे मुगल के अंडर, वो 21 सूबे में बटा हुआ था। एक था काबुल जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में था, 14 थे उत्तर भारत में, और 6 थे दक्षिण भारत के प्रांत। दक्षिण भारत में कौन कौन से थे? एक था औरंगाबाद, बरार, बीदर, हैदराबाद, तेलंगाना और खानदेश। ये 6 प्रदेश थे, 6 सूबे थे दक्षिण भारत के। कुल 21 सूबे में भारत बटा हुआ था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल सत्ता की जो गद्दी थी वो खाली होती है, केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती है। यहाँ पे 3 पुत्र थे औरंगजेब के जो सत्ता के दावेदार थे। पहला था मुअज्जम, जिसे बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पे बैठा। दूसरे थे आजम, और तीसरा था कामबख्श। तो गद्दी पे बैठता है बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब के बाद गद्दी पे बैठता है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर भी कहा जाता है, ठीक है। देखो, जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे बैठता है तो इसके समय गुटबंदी हो जाती है उसके दरबार में। 3 महत्वपूर्ण गुट बनते हैं। एक था ईरानी गुट, दूसरा था तुरानी गुट, और तीसरा था हिंदुस्तानी गुट। ईरानी गुट में जो महत्वपूर्ण थे वो थे असद खां और जुल्फिकार खां। तुरानी गुट में था निज़ामुल मुल्क चिंगलिस खां, जिसने आगे चल के हैदराबाद की स्थापना की, या हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित किया निज़ामुल मुल्क ने। और तीसरा था हिंदुस्तानी गुट, जो सैयद बंधु थे इसके नेता, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1712 में होती है, और इसके बाद गद्दी पे बैठता है जहादार शाह। जहादार शाह 1 साल के लिए गद्दी पे बैठता है 1712 से 1713 तक, और महत्वपूर्ण है कि जिजिया टैक्स को समाप्त करने का प्रयास ये करता है। पूर्णतः इसके समय जजिया टैक्स अंतिम रूप से समाप्त नहीं होता है, अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला के समय जजिया टैक्स समाप्त होता है, ठीक है। जहांदार शाह के बाद बैठता है फर्रुखसियार। 1713 से 1719 तक ये गद्दी पे बैठता है, और इसी के समय 1717 का फरमान हमने पढ़ा था, गोल्डन फरमान। इसके बाद हम देखते हैं गद्दी पे बैठता है रफ़ीउद्दर्जात, फिर बैठता है रफ़ीउद्दौला, ठीक है। ये महत्वपूर्ण शासक नहीं है, बीच में आते हैं कुछ समय के लिए रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला। फिर महत्वपूर्ण शासक बैठता है मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी के समय हैदराबाद चिंगलिस खान यानी कि निज़ामुल मुल्क चिंगलिस खान के नेतृत्व में हैदराबाद स्वतंत्र हो जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही अवध को भी स्वतंत्र घोषित कर देता है सआदत खान 1722 में। तो सवाल पूछता है कि अवध की स्थापना किसने की थी? सआदत खान ने 1722 में। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 में, जिसने मयूर सिंहासन, जो मयूर थ्रोन था, वो लेके चला गया, और साथ में जो कोहिनूर हीरा था वो भी यह ले गया, ठीक है। और मोहम्मद शाह रंगीला ने ही अंतिम रूप से जजिया टैक्स को समाप्त किया था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। इसके बाद गद्दी पे बैठता है अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, इसके समय बैटल ऑफ प्लासी होता है। फिर बैठता है शाहजहां सेकंड, फिर शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय बैटल ऑफ बक्सर होता है। इसके बाद बैठता है अकबर द्वितीय, जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा था अपने पेंशन के संबंध में बात करने के लिए। और अकबर द्वितीय के समय में ही मुगल सिक्के ढलने बंद हो गए, मुगलों के सिक्के बंद हो गए अकबर द्वितीय के समय में। ये इंपॉर्टेंट है, मुगल सिक्के किसके समय में बंद हुए? अकबर द्वितीय के समय में। अगला है अंतिम जो मुगल शासक था वह था बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफ़र, ये जफ़र के नाम से ये
उर्दू शायरियाँ लिखा करते थे वो टाइटिल है ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र। ठीक है, 1837 से 1857 तक ये मुग़ल शासक रहते हैं। अब हम देखते हैं जब दिल्ली में विदेशी आक्रमण हो रहे थे। ठीक है, दिल्ली के क्षेत्र में जब शासक कमज़ोर बनते हैं, जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती है, तो विदेशी आक्रमण भारत पे होते हैं। इसे हम 2 खंडों में देखेंगे। पहला आक्रमण हम देखते हैं नादिर शाह का, जो ईरानी था, ईरान से भारत पे आक्रमण करता है 1739 में। और दूसरा इसी का उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली, जो अपने जो इसका प्रीवियस जो शासक था नादिर शाह, उसके द्वारा भारत में जीते गए क्षेत्रों को पुनः अपने कब्जे में लेने के लिए भारत की ओर आक्रमण करता है। ठीक है, तो 1739 में आप देखेंगे नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत में। ये अफसारी वंश का था, ईरान का यह शाह था जिसने भारत पे आक्रमण किया था। नादिर शाह को फारस का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसी ने कोहिनूर जिसे हम कहते हैं, कोहिनूर हीरा इसी ने लूटा था भारत से। जब ये भारत आता है तो एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं करनाल का युद्ध, और ये युद्ध होता है 24 फरवरी 1739 को। ठीक है, इस युद्ध में मात्र 3 घंटे में मुगल सेना हार गई थी। मात्र 3 घंटे तक ये चला था ये युद्ध, और जो भी तख्ते ताउस था, जो गद्दी था, वो नादिर शाह अपने साथ ले गया, और उसी में कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, अपने साथ ले गया। इसके कुछ समय के पश्चात अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है। 1748 में यह दिल्ली में आक्रमण करता है, और 1761 में यह पानीपत में आक्रमण करता है, जिसे पानीपत तृतीय का युद्ध कहा जाता है। मराठाओं के साथ यह युद्ध होता है 1761 में। उस समय मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, और जब दिल्ली पे आक्रमण करता है तब मुगल शासक था अहमद शाह रंगीला। 1719 से 1748 तक इसका शासनकाल था। तो 1748 में इसने दिल्ली पे आक्रमण किया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे कुल 7 बार, कहीं कहीं 8 बार भी देता है, कुल 7 बार इसने भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, तो 2 महत्वपूर्ण है, दिल्ली वाला 1748 और 1761 पानीपत का युद्ध, पानीपत तृतीय। ठीक है, याद रहेगा। अब चलिए देखते हैं 18वीं सदी में जब नवीन राज्यों का उदय होता है, जब केंद्रीय शक्तियां कमज़ोर होती हैं, औरंगजेब के बाद एक एक करके बहुत सारे छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे नवाब, छोटे छोटे सामंत बड़े होने लगते हैं और अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं। इसी में सबसे पहले था अवध, जिसने 1722 में सादत खान बुरहान उल मुल्क के नेतृत्व में अवध ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। और अवध का जो अंतिम नवाब था वह था वाजिद अली शाह। जब अवध को कुशासन के आधार पे, कुशासन का आरोप लगा के डलहौजी ने हड़पा था ब्रिटिश साम्राज्य में, उस समय अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। ठीक है, और पहला था सादत खान जिसने इसको स्वतंत्र करवाया और इसने अपनी राजधानी बनाई फैजाबाद को। अगला था बंगाल। औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद ही 1707 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपनी राजधानी को ढाका से हस्तांतरित करके वो मुर्शिदाबाद ले आता है। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है 1727 में, और इसके मृत्यु के पश्चात सुजाउद्दीन गद्दी पे बैठता है, बंगाल का नवाब बनता है और वह 1739 तक गद्दी पे बैठता है। 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद सरफराज खान गद्दी पे बैठता है 1739 से 1740 तक। ठीक है, सरफराज खां कहीं अंडर में काम करता था अली वर्दी खां। अली वर्दी खां जब बिहार में उप नवाब था, जब सरफराज खां बंगाल में नवाब था, तब अली वर्दी खां बिहार में उप नवाब था। और अली वर्दी खां ने मौके का फ़ायदा उठाकर सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में चुनौती दी और इसी युद्ध में उसने सरफराज खां को हरा दिया। तो गिरिया का युद्ध एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है 10 अप्रैल 1740, जिस वक्त अली वर्दी खां गद्दी पे बैठता है, यानी कि बंगाल का नवाब बनता है। ये अली वर्दी खां वही व्यक्ति है जिसने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी से की थी। किससे? मधुमक्खी से की थी। कहता है कि यदि आप यूरोपियनों को तंग नहीं करेंगे तो वो आपको शहद देंगे, यदि आप उन्हें तंग करेंगे तो आपको वो काट काट के मार डालेंगे। तो पूछेगा कि मधुमक्खी से तुलना किसने की थी? तो अली वर्दी खां ने की थी। 1740 से 56 तक ये गद्दी पर बैठता है और इसने अफसर डायनेस्टी की स्थापना की बंगाल में। इसके बाद अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला, और इसी सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, जिसे हम काल कोठरी की घटना कहते हैं। काल कोठरी की घटना कहते हैं। इसके पश्चात
23 जून 1757 को बैटल ऑफ पलासी भी सिराजुद्दौला के समय में होती है। ये रहा जितने भी 18वीं शताब्दी में नवीन राज्यों का उदय हुआ था। पहला था अवध और दूसरा था बंगाल। आगे देखते हैं, दक्कन के क्षेत्र में जो निज़ाम ने हैदराबाद की स्थापना की थी वह की थी 1724 में। यह किया था निज़ामुल मुल्क चिंगलिज़ खान ने। आपको नाम याद रखना है और डेट याद रखना है। 1724 में हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? निज़ामुल मुल्क चिंगलिज़ खान ने। इसी प्रकार मैसूर 1612 में। पंजाब के क्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने इसका नेतृत्व किया और बंदा बहादुर के समय ये 24 मिसलों में बट गया। उसमें से एक मिसल था सुकरचकिया मिसल, जिसके मजबूत राजा थे राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से थे, ठीक है, याद रखना है। आगे है राजपूताना के राज्य। राजपूताना के राज्य की बात करें तो अजमेर के राजा हुए राजा सवाई जय सिंह सेकंड। सवाई जय सिंह एक महत्वपूर्ण राजा हुए, बहुत ही पढ़े लिखे राजा थे, बेहतरीन शासक थे राजपूत शासकों में। इन्हें सवाई की जो उपाधि दी गई थी वह दी गई थी फर्रुखसियार के द्वारा। याद रखेंगे, सवाई की उपाधि किसने दी थी? फर्रुखसियार ने दी थी। और राजा सवाई जय सिंह ने ही 1722 में जयपुर शहर की नींव रखी थी। जयपुर शहर को किसने बसाया था? सवाई जय सिंह ने। और इन्हें सवाई की उपाधि किसने दी थी? फर्रुखसियार ने, ठीक है। सवाई जय सिंह ने भारत के 5 स्थानों पर खगोल शास्त्र की वेधशाला स्थापित की थी। वो 5 शहर कौन कौन से थे? एक था जयपुर, दूसरा था दिल्ली, तीसरा था उज्जैन, चौथा था मथुरा और 5वां था वाराणसी। ये याद रखेंगे कहाँ कहाँ किया था? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और मथुरा और वाराणसी। जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, मथुरा और वाराणसी, ये 5 जगह उन्होंने वेधशाला। आप देखते हैं दिल्ली में जंतर मंतर है, ये सवाई जय सिंह वाला खगोल वेधशाला जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। इसी प्रकार रुहेलखंड और कर्नाटक में सादत उल्ला खान ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तो ये था टॉपिक 18वीं शताब्दी में नवीन राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी में नवीन राज्यों का उदय, जब 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है बैटल ऑफ पलासी। अभी हमने चर्चा किया था बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था। बैटल ऑफ पलासी हुआ था 1757 23 जून को। देखो, बैटल ऑफ पलासी से ठीक पहले की स्थिति अगर देखें तो 1756 में अलीवर्दी खां मरता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1756 में। इसकी 3 बेटियां थी अलीवर्दी खां की, इसका कोई बेटा नहीं था, 3 बेटी थी। एक थी घसीटी बेगम और 2 अन्य बेटियां थी। घसीटी बेगम का कोई संतान नहीं था, दूसरे का था शौकत जंग, और सिराजुद्दौला जो शासक बनता है, नवाब बनता है बंगाल का, वो तीसरी बेटी का पुत्र था। इन दोनों ने गुटबंदी की, धोखाधड़ी की, लेकिन अंतिम रूप से सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठ जाता है। सिराजुद्दौला जब गद्दी पे बैठता है तो इसके समय एक घटना है जिसको सत्यापित नहीं किया गया है, लेकिन इस घटना की चर्चा होती है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या होता है कि एक बहुत छोटे से कमरे में बहुत सारे लोगों को, कहा जाता है 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया, और उसमें से कुछ 23 लोग थे जो बचे थे। उसमें से एक व्यक्ति था हॉलवेल, जिसने इस घटना की चर्चा की है। लेकिन सिराजुद्दौला के समय एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था सियार उल मुस्तकरीन। ये पूछता है सियार उल मुस्तकरीन, आप इसको याद करेंगे, सियार उल मुस्तकरीन। ये लिखी गई थी गुलाम हुसैन खां के द्वारा, गुलाम हुसैन खां के द्वारा। लेकिन इस किताब में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है जैसा कि ये हॉलवेल बता रहा है ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में, ठीक है, याद रखेंगे। यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी से किसने की थी? अलीवर्दी खान ने। 1757 23 जून को बैटल ऑफ पलासी होता है। सिराजुद्दौला ने इस समय कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर कर दिया था, ठीक है, कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार किया 2 जनवरी 1757 को, ठीक है, और अलीनगर की संधि करता है 9 फरवरी 1757 को, ठीक है। ये 1757 को जो बैटल ऑफ पलासी होना है, ये उससे ठीक पहले की घटनाएं हैं ये जो हो रही हैं। इसी समय नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र होता है, लोग आपस में गुटबंदी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि अंग्रेज अचानक से चंद्रनगर पे हमला कर देते हैं, और चंद्रनगर पे हमला करना बैटल ऑफ पलासी का जो तत्कालिक कारण था, तो यही तत्कालिक कारण माना जाता है चंद्रनगर पे अंग्रेजों का आक्रमण करना। और इसके पश्चात क्या होता है कि पलासी के क्षेत्र में अंग्रेज यानी कि रॉबर्ट क्लाइव और नवाब यानी कि सिराजुद्दौला के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं।
नवाब की तरफ से मीर जाफ़र था, मीर मदान था और मोहन लाल थे। मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और वो अंग्रेज़ों से जा मिला। मीर मदान और मोहन लाल उसी युद्ध क्षेत्र में मर जाते हैं और सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी से ऊँट की सवारी करके भाग जाता है, ऊँट पर बैठ के भाग जाता है। तो याद रखेंगे कि मीर जाफ़र ने धोखा दिया और वो अंग्रेज़ों से जा मिला और इस कारण से अंग्रेज़ जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला हार जाता है। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी, एक षड्यंत्र के रूप में परिणाम इसका हम देखते हैं कि नवाब हार जाता है अंतिम रूप से। ठीक है, अब अगला जो इम्पोर्टेंट बैटल है वो है बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। ये होता है 22 अक्टूबर 1764 को। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे छोटे वाले डेट के साथ, 22 अक्टूबर 1764 को। इस समय रॉबर्ट क्लाइव भारत में नहीं था। यहाँ पे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और जो बंगाल का जो नया नवाब था वो था मीर कासिम। मीर कासिम यहाँ पे बंगाल का नेतृत्व कर रहा था। मीर कासिम की सहायता कर रहे थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। तो ये तीन व्यक्ति एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो एक तरफ था, और ये थे बैटल ऑफ बक्सर में। इसके बावजूद अंग्रेज यहाँ पर जीत जाते हैं और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की जो सामूहिक सेना थी वो तीनों को सामूहिक रूप से ये पराजित कर देते हैं। इसके पश्चात जो रॉबर्ट क्लाइव है वो भारत आता है। 10 अगस्त को ये भारत आ जाता है, 10 अगस्त 1765 को, और उसके पश्चात ये 12 अगस्त को इलाहाबाद की संधि करता है और दूसरी संधि करता है 16 अगस्त को। 2 संधि करता है। 12 अगस्त को ये पहली संधि करता है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से। इसके तहत ये मुगल शासक को पेंशनर बना देता है और 53 लाख रुपया प्रति वर्ष निजामत के लिए, यानी कि प्रशासन के लिए उनको दिया जाता है कि आप प्रशासन चलाइए, और इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। 53 लाख रुपये प्रति वर्ष आपको दिया जाएगा प्रशासन के लिए, और 26 लाख रुपये आपको दिया जाएगा आपके पेंशन के रूप में। दूसरी संधि करता है ये अवध के नवाब से, अवध के नवाब से शुजाउद्दौला से। ठीक है, 16 अगस्त 1765 को। और इसी समय द्वैध शासन भी लागू कर दी जाती है। द्वैध शासन का मतलब था कि जो भू राजस्व वसूलने की जो कैपेसिटी है वो किसके पास रहेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जिसे हम दीवानी राइट्स कहते हैं, और निजामत यानी प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी नवाब के पास। तो ये एक तरीके से ऐसा होगा कि एक राज्य दो राजा, द्वैध शासन। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के समय ये लागू हुआ था। जब बंगाल का नवाब था मोहम्मद रजा खां को बनाया गया, जो कि ये यहाँ का दीवान था, और बिहार का उस समय उप दीवान बनाया गया शिताब राय को, और उड़ीसा के क्षेत्र में गुलाब दुर्लभ राय को ये उप दीवान बनाए गए। बंगाल के क्षेत्र में जब बंगाल एक था, बड़ा था, बंगाल बिहार उड़ीसा एक में थे, तो बंगाल का जो दीवान बनाया गया था मोहम्मद रजा खां को, उस समय बिहार में थे शिताब राय और उड़ीसा में थे गुलाब दुर्लभ राय। और इस द्वैध शासन को ख़त्म किया था 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने, वारेन हेस्टिंग्स ने। ध्यान देंगे, रॉबर्ट क्लाइव 1757 तक से 1760 तक बंगाल का गवर्नर था। इसी बीच थोड़े समय के लिए हॉलविल भी रहा, और इसके बाद पूर्णकालिक जो गवर्नर बना वो बना विंसीटाट 1760 से 65 तक। विंसीटाट रॉबर्ट क्लाइव के बाद गवर्नर बनता है। अगला टॉपिक है एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर, देखो यहाँ से भी सवाल बीपीएससी बहुत अधिक नहीं पूछता है, इसको भी हम छोटे में ही करेंगे, जल्दी से समाप्त करेंगे। एंग्लो मैसूर वॉर आप इस समय देख रहे हैं हैदराबाद नहीं, हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय का ये वॉर है। ठीक है, हैदर अली 1722 में जन्म होता है उसका, 1761 तक वो आते आते मैसूर का शासक बन जाता है। 1755 में वो फ्रेंच की मदद से वो डिंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना करता है। आपने ये सब पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम में जो सवाल पूछता है वो यहाँ से एंग्लो मैसूर वॉर से डायरेक्ट पूछ लेता है। देखो 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं। पहला होता है 1767 से 69 तक। ठीक है, 67 से 69 तक। दूसरा होता है 1780 से 84 में। तीसरा होता है 1790 से 92, और चौथा होता है 1799 में। ठीक है, डेट याद करेंगे, 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99। पहला होता है तब वेरेलेस्ट होता है गवर्नर, दूसरे के समय होता है वारेन हेस्टिंग्स, तीसरे में होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और चौथे में होता है लॉर्ड वेलेस्ली। पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो मद्रास की संधि से समाप्त होता है 1769 में। दूसरे में जो संधि होती है उसे कहते हैं मैंगलोर की संधि 1784, और तीसरा होता है सरिंगपट्टनम की संधि जो 1792 में होता है। और चौथे वाले में एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान मारा जाता है अंतिम रूप से 1799 में, और वहाँ पे
एक छोटे से बच्चे जो वडियार वंश का था उसे यहाँ पे चिक्का कृष्णराज को गद्दी पे बैठा के उसके ऊपर सब्सिडियरी अलायंस को थोप दिया जाता है। ठीक है, इतना ही था एंग्लो मैसूर वॉर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट्स में मेंशन कर लें। ठीक है, 4 एंग्लो मैसूर वॉर 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 99। वेरलेस्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और वेलेस्ली। ये मैच तो फॉलोइंग में दे सकता है। ठीक है, 84 वॉरेन हेस्टिंग्स है, 1884 से वॉरेन हेस्टिंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंग्लो मराठा वार की बात करें तो 3 एंग्लो मराठा वार होते हैं। पहला एंग्लो मराठा वार होता है 1780 से 82, दूसरा होता है 1803-5 में और तीसरा होता है 1817 से 1819 के बीच। पहला जब एंग्लो मराठा वार होता है तो उस समय गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स और इसमें महत्वपूर्ण जो संधि होती है वो होती है सलबाई की संधि 1782 में। दूसरे के समय लॉर्ड वेलेस्ली होता है, इसमें बसई की संधि होती है और तीसरे में लॉर्ड हेस्टिंग्स होते हैं जिसमें मंडेश्वर की संधि होती है। ये लॉर्ड हेस्टिंग, ध्यान देना, ये लॉर्ड हेस्टिंग और ये वॉरेन हेस्टिंग दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला हम देखते हैं, मराठा के बारे में बात कर रहे थे तो मराठा से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता है कि मराठा प्रशासन में जो 8 मंत्रियों की परिषद थी उसे क्या कहते थे, या फिर मराठा प्रशासन किस परिषद के तहत अपना शासन संभालता था, तो उसे हम अष्टप्रधान कहते थे। ठीक है, अष्टप्रधान, ये पूछा हुआ सवाल है। अष्टप्रधान यह मराठा प्रशासन की इकाई थी। इसमें 8 मंत्रियों की परिषद होती थी। पहला था पेशवा, दूसरा था अमात्य या माजूमदार, तीसरा था फडनवीस या वाक्यानवीस, ये गुप्तचर होते थे या संधि विग्राहक होते थे। चौथा था चिटनीस जो पत्राचार करते थे। पांचवा था सुमंत जिसे विदेश मंत्री कहते थे। छठा था सर नौबत, सातवां था पंडित राव और 8वां था न्यायाधीश। ये 8 थे अष्टप्रधान जिसे कहा जाता था। 8 मंत्रियों की यह परिषद होती थी। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आप याद रखेंगे इसको, जब सिंध का विलय होता है 1843 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? एलन बरो था। जब सिंध विलय होता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य में तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? एलन बरो था। और इस समय सेनापति कौन था? तो चार्ल्स नेपियर था जिसने ये किया था। तो एग्जाम में चार्ल्स नेपियर पे सवाल पूछा गया है कि सेनापति कौन था? चार्ल्स नेपियर था 1843 सिंध विलय के समय। याद रहेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो वॉर हुआ था। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण वॉर हुआ था एंग्लो सिख वॉर। पहला हुआ था 1845 से 46 के बीच में, उस समय गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग, और दूसरा हुआ था 1848 से 49 के बीच में, उस समय गवर्नर था डलहौजी। पहले वाला जो युद्ध था वो खत्म हुआ लाहौर की संधि से 1846 में, और दूसरे वाले युद्ध में सिख साम्राज्य पूर्णतः अंग्रेजों में मिल गया 1849 में। और यहाँ जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सबरान का युद्ध। यह हुआ था 10 फरवरी 1946 को, सबरान का युद्ध। इसमें सिख साम्राज्य पूर्ण रूप से उनका पतन हो गया। सुकरचकिया मिसल के बारे में हमने चर्चा किया था कि 24 मिसलों में सिख साम्राज्य बटा हुआ था। उसमें से महत्वपूर्ण मिसल था सुकरचकिया मिसल, जिससे रणजीत सिंह राजा संबंध रखते थे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण संधि है 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि, जिसके तहत रणजीत सिंह और जो अंग्रेज शासक था चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में हुआ था यह संधि। और इस संधि के तहत सतलज नदी को ब्रिटिश साम्राज्य और सिख साम्राज्य के बीच में सीमा रेखा घोषित की गई थी। जैसे ही रणजीत सिंह मरते हैं तो अंग्रेजों ने इन 2 अलग अलग युद्धों के तहत सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय और डलहौजी के समय सिख साम्राज्य पूर्ण रूप से ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में मिल गया। अब अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अंग्रेजों की भू राजस्व नीति। यहाँ से सवाल, खूब बढ़िया सवाल यहाँ से पूछते हैं एग्जाम में, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए, भारत में जब अंग्रेज आते हैं तो वो यहाँ पे भू राजस्व नीति अपनाते हैं, क्योंकि यहाँ से उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए था, यहाँ से उन्हें धन की उगाही करनी थी, तो वो कुछ पॉलिसीज़ यहाँ पे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 3 अलग अलग भू राजस्व नीति अपनाई अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, जैसे क्षेत्र वैसे जैसा जो क्षेत्रीय राजनीति है, जैसे कि मान लो कहीं पे जमींदार प्रभावी हैं, कहीं पे किसान प्रभावी हैं, कहीं पे गांव सामूहिक खेती करता है, तो जैसे क्षेत्र थे उस प्रकार के उन्होंने भू राजस्व नीति अपनाई। तो पहला महत्वपूर्ण है स्थायी बंदोबस्त, जिसे हम
परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं या जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसे हम इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं। दूसरा था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। और तीसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब होता है गांव, ठीक है। तो 3 व्यवस्था इन्होंने अपनाई, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महाल व्यवस्था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जब 1793 में वो गवर्नर जनरल बन के आता है तो उसके समक्ष 3 महत्वपूर्ण सवाल थे भू राजस्व नीति को अपनाते समय कि कर यानी कि भू राजस्व यानी कि टैक्स कितना रखा जाए। दूसरा कि भूमि का मालिकाना हक किसे दिया जाए, जमींदार को, गांव को, कि अपने पास। क्योंकि देखो अपने पास रखता तो वो सारे काम करने के लिए उन्हें अंग्रेजी जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्हें और ब्रिटेन से मंगाने पड़ते, उसका खर्च, उसका दबाव भी ब्रिटिश कंपनी पे पड़ता। तो इसलिए उन्होंने भारतीय लोगों को ही ये जिम्मेदारी दी कि वो टैक्स उगाही करके अंग्रेजों को दें, ठीक है। तो ये 3 बड़े सवाल थे और ये बंदोबस्त कितने वर्षों तक चले, ऐसे कुछ सवाल थे कॉर्नवालिस के सामने। तो पहला हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी या इस्तेमारी व्यवस्था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह भारत के लगभग 19% भाग पर इसे लागू किया। कहाँ कहाँ किया था? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और उत्तर प्रदेश के बनारस में। ये 4 जगह थे जो उत्तर भारत के क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी। और इसने कर्नाटक के क्षेत्र में भी स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। कुल मिला के भारत के 19% क्षेत्र पे इसने लागू किया। कर की बात करें तो इसने 10/11 भाग सरकार यानी कि अपने पास रखा और 1/11 भाग जमींदार के पास रखा। अस्थायी बंदोबस्त में ही सूर्यास्त का नियम लागू था। इस नियम के तहत कहा गया कि यदि जो जमींदार है अगर वो निर्धारित तिथि को सूरज डूबने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले यदि वो टैक्स अंग्रेजों तक नहीं पहुंचाता है तो उसकी जमींदारी नीलामी कर दी जाएगी, ठीक है। अगली बार कोई और जमींदार बनेगा, ठीक है। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह भारतीय क्षेत्र के लगभग 51% भाग पर लागू किया गया। इसको ट्राई करने के लिए सबसे पहले मद्रास में 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था और इसके पश्चात ये बम्बई में, असम में, सिंध में और कुर्ग के क्षेत्र में इसे लागू किया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था को। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जिला को आधार बनाया गया और किसान भूमि के मालिक बने, जमींदार नहीं। सीधे किसान से इसमें कर वसूला जाता था। बम्बई में अगर बात करें, सवाल पूछता है कि बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था, तो एल्फिंस्टन ने बम्बई में इसे लागू किया था, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू थी? असम में लागू थी, बम्बई में लागू थी, सिंध के क्षेत्र में और कुर्ग के क्षेत्र में भी लागू थी। अगला था महालवाड़ी व्यवस्था। महत्वपूर्ण है। महाल यानी कि पूरा का पूरा गांव। देखो पूरा का पूरा गांव इसका मालिकाना हक रखता था जमीन पे। भूस्वामी कौन होता था? पूरा गांव। इसी गांव में से एक को मुखिया चुन लेते थे और ये मुखिया टैक्स ले जाके अंग्रेजों को जमा करता था। तो महालवाड़ी व्यवस्था 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू किया गया। अवध के क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में, बनारस का क्षेत्र छोड़ के पूरे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और पंजाब में लगभग 30% भाग पर इसे लागू किया गया था। लगभग 30% भाग पे। महालवाड़ी व्यवस्था की जन्मदाता की बात करें तो हॉल्ट मैकेंजी को इसके जन्मदाता के रूप में हम मानते हैं कि हॉल्ट मैकेंजी ने इस महालवाड़ी व्यवस्था को डेवलप किया था। हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है। इसमें दर निश्चित नहीं थी, जैसा क्षेत्र जैसी उगाही उस प्रकार से फ्लेक्सिबल होता था कि आप टैक्स ऊपर नीचे कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो सवाल पूछ सकता है कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 में। किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ठीक है। सूर्यास्त का नियम कब लागू हुआ था? 1794 में, कॉर्नवालिस के समय में। सबसे ज़्यादा भूभाग पे किस व्यवस्था को लागू किया था? तो सर्वाधिक 51% भाग पे रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वाधिक लागू किया गया था, ठीक है। ये सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में, ठीक है। कहाँ कहाँ लागू हुआ था? असम में, सिंध में, कुर्ग में और बम्बई में। महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था? 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। महालवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता है हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। अवध, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और बनारस के क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। देखो एक कॉन्सेप्ट आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि भारत से जो धन का निकास हुआ अंग्रेजों की तरफ,
धन के निर्गमन का सिद्धांत दिया गया। यह दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने 1901 में एक लेख लिखा था जिसे कहते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने इसी में बताया कि किस तरीके से इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो मात्र 20 रुपये रह गया था, मात्र 20 रुपये पर कैपिटा इनकम रह गया था। और इसी में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को दिया था, धन के निर्गमन का सिद्धांत। अब महत्वपूर्ण बिंदु है ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक हमने लगभग पार्ट को ख़त्म कर लिया है, थोड़ा सा ही रह गया है। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा नहीं, 50% बाकी है अभी। चलो देखो, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी से पहले अगर भारत में बात करें तो अंग्रेजों से पहले जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी वो कैसी थी। तो ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में प्राचीन और धार्मिक शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। इस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अलग अलग शिक्षा पद्धति थी। हिंदू धर्म के शिक्षा पद्धति के तहत धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती थी, धार्मिक साहित्य, कानून पढ़ाए जाते थे। इस प्रकार मुस्लिम धर्म के तहत भी ऐसे ही धार्मिक किताबें, धार्मिक कानून पढ़ाए जाते थे। हिंदू धर्म के शिक्षण संस्थान में जो चाटशाला, मठ हो गया, मंदिर हो गया, ये सब प्रमुख थे। और मुस्लिम धर्म के लिए जो शिक्षण संस्थान थे उसे मदरसा या मकतब कहा जाता था। हिंदू धर्म में जहाँ ब्राह्मण के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता था, वहीं मुस्लिम धर्म में मौलवियों के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता था। लेकिन ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा पद्धति में क्रमिक विकास हुआ। जैसे 1781 में हम बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में पहला मदरसा स्थापित किया। ठीक है, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1748 में ही अगर हम बात करें 1784 में, सॉरी 48 यहाँ पे बाय मिस्टेक, एक सेकंड, ये 1784 है। 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के समय में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। विलियम जोन्स ने ही कालिदास की जो रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम, इसका अनुवाद किया था अंग्रेजी में 1789 में। और विलियम जोन्स कलकत्ता हाई कोर्ट के जज भी रह चुके थे। 1784 की बात करें तो जो विल्किंस थे, ये एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर थे विल्किंस। इन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया था। विल्किंस ने 1784 में भगवत गीता का अनुवाद किया था। 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई बनारस में जोनाथन डंकन के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और 1817 में राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये था कुछ बेसिक से स्टेप्स जो ब्रिटिश काल में लिए गए एजुकेशन पॉलिसी को सुधारने के लिए। 1781 में कलकत्ता में मदरसा खुला, फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल खुला, अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया गया 1789 में विलियम जोन्स के द्वारा, विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का अनुवाद हुआ और जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बनारस में। और फोर्ट विलियम कॉलेज जहाँ पे सिविल सर्वेंट यहाँ पे ट्रेन किए जाते थे, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में 1800 में ये बना। और 1817 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में। अब देखते हैं कि भारत में जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी, तो एजुकेशन देने के लिए जो माध्यम था, इंग्लिश होगा, इंडियन वे होगा या वेस्टर्न वे ऑफ एजुकेशन होगा, इसको लेकर भारत में शिक्षा के माध्यम पे विवाद हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी के नाम से जानते हैं। प्राच्य शिक्षा पद्धति वर्सेस आंग्ल शिक्षा पद्धति। तो यहाँ पे दो खेमे में लोग बट गए थे। प्राच्य शिक्षा का जो समर्थन कर रहे थे वो थे H.T. प्रिंसेप, H.L. विल्सन, और इनका जो अनुमोदन कर रहे थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये चाहते थे कि प्राच्य शिक्षा या इंडियन वे में ही पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कुछ लोग थे जो आंग्ल शिक्षा पद्धति की सिफारिश कर रहे थे। तो उसमें पहला व्यक्ति था मुनरो, दूसरा था एल्फिंस्टन और इनके प्रबल समर्थक थे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ने जो शिक्षा को लेके अपना स्मरण पत्र दिया वो उसे कहा जाता है लॉर्ड मैकॉले का मिनट, मैकॉले मिनट। 2 फरवरी 1835 को इन्होंने ये दिया था। उस समय गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक और इसने इसे पारित कर दिया, समर्थन दे दिया। और मैकॉले मिनट के तहत इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मान लिया गया।
ये मैकॉले वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि एन अलमीरा ऑफ गुड लाइब्रेरी ऑफ यूरोप इज मोर वैल्यूएबल देन द होल ऑफ इंडियन कल्चर। यानी कि यूरोप के किसी एक अच्छे से लाइब्रेरी का एक अलमीरा भी भारत के पूरे संस्कृति से बेहतर है, ये मैकॉले का मानना था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि हम इंडिया में सभी लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, हम अपर क्लास एलिट क्लास कुछ लोगों को एजुकेट करेंगे और शिक्षा उनसे रीस कर नीचे बेस तक पहुंचेगी। और इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया था डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी या अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। तो हम यहाँ पे एजुकेशन किसको देंगे? अपर क्लास सोसाइटी को देंगे या एलिट क्लास को देंगे या कुछ चुनिंदे लोगों को ही देंगे, जिससे कि एजुकेशन रीस कर नीचे पहुंचेगी। ये था मैकॉले का मिनट। ठीक है, अगला जो एजुकेशन पॉलिसी था उसे हम कहते हैं 1854 का चार्ल्स वुड का डिस्पैच, यानी कि वुड्स डिस्पैच। इस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ये इंग्लिश को स्टैंडर्ड बनाता है, इंग्लिश को माध्यम बनाता है हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। इसी के समय वुड डिस्पैच में ही प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुदान की बात की गई, ग्रांट की बात की गई। ये सवाल पूछा हुआ है 2018 IAS प्री में। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुदान किस में बात किया गया था? वुड डिस्पैच में बात किया गया था। इसी कारण इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसी वुड डिस्पैच के तर्ज पे कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और इसी के तहत पंजाब में 1885 और फिर आगे चल के इलाहाबाद में भी 1887 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वुड डिस्पैच में ही स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया गया था और इसी के तर्ज पे 1849 में द बेथ्यून स्कूल कलकत्ता में खोला गया। किसके द्वारा? जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून के द्वारा। जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून के द्वारा। इसी समय बिहार में भी पूसा में कृषि संस्थान खोला गया और इसी समय रुड़की में भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, जो आगे चल के IIT रुड़की बना। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच आपको पता है कि हायर एजुकेशन पॉलिसी के लिए आया था और उसमें इंग्लिश को स्टैंडर्ड बनाया गया। वुड डिस्पैच के समय भारत में गवर्नर था डलहौजी। प्राथमिक शिक्षा अनुदान यानी ग्रांट की बात की गई थी वुड डिस्पैच में। इसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, अधिकार पत्र कहते हैं। पूसा बिहार में कृषि संस्थान खुला वुड डिस्पैच के समय में ही। स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था। द बेथ्यून स्कूल भी खोला गया, जो वीमेन के लिए स्कूल था। जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून कलकत्ता में 1849 में खोला गया। इसी समय रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना हुई थी। अब हम देखते हैं हंटर कमीशन 1882 में जो आया था। देखो, हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 2 बार हंटर कमीशन पढ़ना है। एक पढ़ना है हमें कब? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उस समय हंटर कमीशन गठित हुआ था और ये एक एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित हंटर कमीशन की भी स्थापना की गई थी 1882 में। 1882 का ये डेट याद रखना है। हंटर कमीशन डायरेक्ट डेट से सवाल रहता है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे। इसमें मूल रूप से प्राइमरी एजुकेशन पे बल दिया गया था, लेकिन इसमें बात सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी की गई थी। आगे देखते हैं, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में बाल गंगाधर तिलक और विष्णु चिपलुंकर के द्वारा की गई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 बाई बाल गंगाधर तिलक एंड विष्णु चिपलुंकर। अगला है सर रेले के अध्यक्षता में रेले कमीशन की स्थापना की गई 1902 में। इसमें 2 भारतीय सदस्य भी थे। पहले थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और एक थे जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ये 2 व्यक्ति थे रेले कमीशन में। रेले कमीशन का गठन कब हुआ? 1902 में। देखो, जो लॉर्ड कर्जन था इस समय रेले कमीशन के समय। कर्जन मैकॉले ने अपना मैकॉले मिनट दिया था, उसमें उसने वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा ही बल दे दिया था, एक्सट्रीम वेस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी पे। तो कर्जन ना इसके समर्थक नहीं थे, वो क्रिटिक थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे किसको? मैकॉले के एक्सट्रीम वेस्टर्न पॉलिसी को। ध्यान देना कि कर्जन वाज नॉट अ सपोर्टर ऑफ मैकॉले मिनट, एक्चुअली उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। अगला जो कमीशन है वो है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन 1917, इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन के नाम से भी जानते हैं, 1917 में। ठीक है, इस कमीशन में भी 2 भारतीय थे, एक थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और एक थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। सैडलर कमीशन 19 के तहत 1916 में बनारस का जो हमने देखा था विश्वविद्यालय, उसमें कुछ सुधार किए गए। 1917 में पटना में विश्वविद्यालय खुला, 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खुला और 1921 में लखनऊ में भी विश्वविद्यालय खुला। और सैडलर कमीशन के तहत थी जो आज हम ग्रेजुएशन देखते हैं,
वो 3 साल का होता है। तो इसी समय 3 साल के एजुकेशन को कंपलसरी किया गया ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए। ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए हमने 3 साल की डिग्री 3 साल का कोर्स कंपलसरी किया। और इसी समय ऑनर्स सब्जेक्ट को सेपरेट किया गया कंपलसरी सब्जेक्ट से। ठीक है, ऑनर्स सब्जेक्ट को कंपलसरी सब्जेक्ट से अलग किया गया था सैडलर कमीशन आयोग के समय ही। और अंतिम है हारगोट समिति, ये भी एजुकेशन से संबंधित थी 1929 में। इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, 1929 डेट याद रखना है, हारगोट समिति। चलिए अब देखते हैं भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन। सबसे पहला जो चर्चित नाम है इसमें वह है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, हमें पता है कि अकबर द्वितीय के समय इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। सबसे पहला इन्होंने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका निकाली। संवाद कौमुदी पत्रिका निकाली, इसमें इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था 1821 में। इन्होंने एक बुक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809 में, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। अगला इन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क है इनका प्रोस्पेक्टस ऑफ जीसस 1820 में। एक पत्रिका इन्होंने निकाली तुहाफत उल मुवाहिद्दीन। इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा यानी कि आइडल वर्शिप को बहुत क्रिटिसाइज किया। और ये आइडल वर्शिप के खिलाफ इनका यह पहला ट्रैक्ट था तुहाफत उल मुवाहिद्दीन। इन्हें आधुनिक भारत के पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, पायनियर कहा जाता है, और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है इन्हें, राजा राम मोहन राय को। 1822 में इन्होंने मिरातुल अखबार नाम से एक अखबार निकाली जो कि पर्शियन भाषा में थी। 1823 में ब्रह्मा क्रॉनिकल निकाला। 1822 में चंद्रिका नामक पत्रिका निकाला गया भवानी चरण बंदोपाध्याय के द्वारा। भवानी चरण बंदोपाध्याय का राजा राम मोहन राय से नहीं बनता था, ठीक है, डिस्प्यूट होता था। तो उनके विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने चंद्रिका नामक पत्रिका निकाली। ठीक है, चंद्रिका नामक पत्रिका निकाली। तो मिरातुल अखबार याद रखना है किसका है, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा क्रॉनिकल राजा राम मोहन राय। चंद्रिका किसकी है, भवानी चरण चंदोपाध्याय की। ठीक है, तुहाफत उल मुवाहिद्दीन किसका है, तो ये राजा राम मोहन राय का है, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ पहला ट्रैक्ट निकाला था। ठीक है, अब देखते हैं कुछ संगठन राजा राम मोहन राय ने स्थापित किए थे। सबसे पहला इन्होंने किया आत्मीय सभा 1815 में। आत्मीय सभा 1815 में। 1816 में वेदांता सोसाइटी, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी और 1825 में वेदांता कॉलेज। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन था वो था ब्रह्म सभा, जो आगे चल के ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ये 20 अगस्त 1828 को इन्होंने स्थापित किया था, ब्रह्म समाज 1828 में। 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा को समाप्त किया और सती प्रथा अधिनियम की धारा 17 के तहत इसे समाप्त किया गया था। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। अपने पेंशन के लिए बात करने के लिए ब्रिटेन गए थे। 1833 में इनकी ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई, वहीं इनकी समाधि भी है। ठीक है, ब्रिस्टल ब्रिटेन में। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय के बाद अगली जो सभा थी वह है तत्वबोधिनी सभा, जो ब्रह्म समाज है उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। 1843 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन बनाया। 1856 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के आचार्य बनते हैं। लेकिन जब केशव चंद्र सेन आचार्य बनते हैं उस समय कुछ समय के पश्चात 1865 में ब्रह्म समाज के पद से इन्हें हटा दिया जाता है। उस समय फूट पड़ जाता है और केशव चंद्र सेन एक नया ब्रह्म समाज, नई संस्था बनाते हैं जिससे वो कहते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर वाले जो ब्रह्म समाज था उसे कहा गया आदि ब्रह्म समाज। क्या कहा गया, आदि ब्रह्म समाज। नए वाले को भारतीय ब्रह्म समाज। फिर आगे चल के भारतीय ब्रह्म समाज में फिर से फूट पड़ता है और ये आगे चल के खत्म हो जाता है। फिर आगे देखते हैं अगला प्रार्थना समाज 1867। इसकी स्थापना होती है बम्बई में आत्मारंग पांडुरंगा के द्वारा। आगे चल के इसमें महादेव गोविंद रानडे भी जुड़ते हैं 1869 में। 1869 के बाद 1894 में हम देखें तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और महादेव गोविंद रानडे की जो पत्नी थी रामाबाई रानडे, इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की, रामाबाई रानडे ने।
1896 में डीके कर्वे ने पुणे में विधवा गृह यानी कि विडो होम की स्थापना की थी और भारत रत्न भी इन्हें दिया गया 1858 में डीके कर्वे को। अगला है वेद समाज। इसकी स्थापना मद्रास में 1884 में श्रीधारू नायडू के द्वारा। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। ये केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से इन्होंने बनाई थी वेद समाज मद्रास में, तो इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। अगला है यंग बंगाल आंदोलन 1828 में हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन संस्था का स्थापना किया गया 1828 में। इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, हेनरी विवियन डेरोजियो को। अगला महत्वपूर्ण संस्था है थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से इसे स्थापित किया गया 1875 में। मैडम ब्लावत्स्की ये रशियन थी और अल्कोल्ट जो अल्काट था ये अमेरिकन व्यक्ति था, अमेरिकन, और ये मैडम ब्लावत्स्की रशियन थी। इन दोनों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती के कहने पर ही ये मद्रास आते हैं भारत में। 1879 में एक यहाँ पे अपना संस्था खोलते हैं और एनी बेसेंट जो आयरलैंड की थी, आयरिश महिला थी, ये 1907 में इसकी अध्यक्ष बनती हैं और 1907 से लेकर 1933 तक ये इसकी अध्यक्ष रहती हैं एनी बेसेंट, 1907 से 1933 तक। अगला महत्वपूर्ण संस्था है आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना हुआ था 1875 में बम्बई में, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरबी में हुआ था। इनका मूल नाम था मूल शंकर। ये वेद और उपनिषदों पर बल देते थे और इनका कहना था वेदों की ओर लौटो। इनका जो नारा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा था। ये स्वराज शब्द पे बल देते हैं। सबसे पहली बार स्वराज शब्द भी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये कहते हैं कि बुरे से बुरे जो स्वदेशी राज्य हैं वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर है। यानी कि एक अच्छा विदेशी राज्य खराब स्वदेशी राज्य का रिप्लेसमेंट नहीं है। बुरा से बुरा स्वदेशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर है, ठीक है। 1833 में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है और इनके एक अनुयायी थे लाला हंसराज। इन्होंने 1886 में डीएवी कॉलेज की स्थापना की लाहौर में। अगला है रामकृष्ण मिशन। अगला है रामकृष्ण मिशन और और स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में होता है, 1902 में इनकी मृत्यु होती है और रामकृष्ण मिशन को ये लॉन्च करते हैं 1897 में कलकत्ता के बेलूर मठ से, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के गुरु होते हैं रामकृष्ण परमहंस, जिनका वास्तविक नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय और विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त। शिकागो के कोलंबस कम्युनिटी हॉल में विश्व धर्म संसद होता है जहां विवेकानंद जाते हैं 1893 में और वहां पे एक प्रबल प्रवक्ता के रूप में ये जाने जाते हैं। 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और इनके दर्शन को कहा जाता है व्यवहारिक वेदांत। इनके साथ एक महिला थी जो इनसे प्रभावित थी, उनका नाम था मार्गरेट नोबेल। ये महिला जो आगे चल के सिस्टर नवोदिता के नाम से जानी गई। इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह कथन किसका है। कथन है ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी व हीन है। ये कथन किसका है? सिस्टर नवोदिता का है, ठीक है। सिस्टर नवोदिता का यह कथन है। विवेकानंद ने भारत में 5 स्थानों पे मठ की स्थापना की थी। वो थे प्रयाग में, वाराणसी में, मैसूर में, मायावती यानी कि अल्मोड़ा में और 5वां वेलूर मठ, ठीक है। विवेकानंद के जो चर्चित 3 पुस्तकें हैं वो हैं ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग। आगे बात करें मुस्लिम सुधार आंदोलन की, जिसमें 2 महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, देवबंद आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन। देवबंद आंदोलन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से चलाया गया था। इसके नेता थे मौलाना कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। 2 महत्वपूर्ण नाम हैं, मौलाना कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोही। दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था अलीगढ़ आंदोलन। इसका उद्देश्य था कि जो मुसलमान हैं उनके अंदर पाश्चात्य शिक्षा, जो नए जो साइंटिफिक एजुकेशन है उनका प्रसार किया जाए। और सर सैयद अहमद खान ने 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान ने 1870 में तहजीबुल अखलाक अखबार को निकाला
तहज़ीबुल अखलाक अखबार किसका है? सर सैयद अहमद खां का। 1875 की बात करें तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला गया 1875 में। आगे चलकर ये 1877 में कॉलेज बन जाता है और 1920 तक इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दर्जा दे दी जाती है। ठीक है, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला गया, जो आगे चल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। वो खुला कब था? 1875 में। अगला आंदोलन था अहमदिया आंदोलन, जिसे कादायनी आंदोलन भी कहते हैं। ये पंजाब के क्षेत्र में गुरुदासपुर डिस्ट्रिक्ट में इसे लॉन्च किया गया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद खुद को पैगंबर कहता था, सेल्फ डिक्लेयर पैगंबर था, स्वयं ही खुद को पैगंबर की उपाधि इसने दी थी। अगला दो है पारसी आंदोलन और सिख धर्म सुधार आंदोलन। पारसी में आप बात करें सेवा सदन बहराम जी मालाबारी के द्वारा, और दूसरा था रहनुमाई मदजायन दादा भाई नौरोजी और एस.के. कामा के द्वारा लॉन्च किया गया था। सिख आंदोलन में हम बात करें गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, नामधारी आंदोलन और निरंकारी आंदोलन राम सिंह कुका और दयाल सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब हम देखते हैं ब्रिटिश एरा में जो महिला उद्धार के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाए गए कदम थे। बेसिकली ये मैरिज को लेके सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला है नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में था। इसमें बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से ये नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था। इसमें लड़के के शादी की न्यूनतम आयु 14 और लड़की के 18। सॉरी, यहाँ पे लड़के की 18 और लड़की की 14। ठीक है, ऐसे। तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था। इसमें लड़के की आयु 18 तय की गई और लड़की की 14। ठीक है। अगला है ब्रह्म मैरिज एक्ट। ये भी केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से आया था 1872 में। अगला इंपॉर्टेंट है एज ऑफ कंसेंट। ठीक है, सम्मति आयु की अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट 19 मार्च 1891 को इनेक्ट किया गया था 1891 में। बहराम जी मालाबारी के प्रयास से यह लाया गया था। इसमें लड़की की शादी की उम्र 12 घोषित की गई और वैधानिक रूप से चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश किया गया। बहराम जी मालाबारी की बात करें तो इनका दो इम्पॉर्टेंट वर्क है, इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया नाम पत्रिका के ये एडिटर यानी संपादक भी रहे। इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया किसका है? बहराम जी मालाबारी। अंतिम है शारदा एक्ट। डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयास से ये आया था शारदा एक्ट 1929 में। इसमें लड़की की आयु 14 की गई और लड़के की आयु 18 निर्धारित की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। नर बलि प्रथा कैम्पबेल के समय खोड़ जनजाति में प्रचलित था, इसे खत्म किया गया। ठगी प्रथा का समापन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय और दास प्रथा का समापन 1843 में एलन बैरो के समय पूर्ण रूप से दास प्रथा को भारत से खत्म कर दिया गया। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है निम्न जाति सुधार आंदोलन। ज्योतिबा फूले एक चर्चित नाम है। इनके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई 1872 में। गुलामगिरी नामक पत्रिका लिखा इन्होंने, पुस्तक लिखा और दिन मित्र नामक पत्रिका निकाली ज्योतिबा फूले। अगला है नारायण गुरु। इन्होंने केरल में अरबी पुरम आंदोलन चलाया था और वाइकुम सत्याग्रह एन कुमार के साथ मिलकर नारायण गुरु ने चलाया था 1924 में। ये एक प्रकार का मंदिर प्रवेश आंदोलन था। तो सवाल पूछेगा वाइकुम सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो मंदिर प्रवेश से। कहाँ? केरल में। किसके द्वारा? नारायण गुरु और साथ में एन कुमार थे। ये कब चला था? 1924 में। अगला है महात्मा गांधी। 1933 में इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे घनश्याम दास बिरला और सचिव बने थे अमृत लाल विठल दास ठक्कर, जिन्हें हम ठक्कर बप्पा के नाम से जानते हैं। ये ठक्कर बप्पा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आदिवासियों को जनजाति कहा था और इन्होंने भील सेवा सदन की स्थापना की थी 1922 में। इन्होंने आदिवासी को जनजाति कहा था विठल दास ठक्कर बप्पा ने। ध्यान देंगे महात्मा गांधी ने ही ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी। देखो एसोसिएशन बोलेगा तो महात्मा गांधी, फेडरेशन बोलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन महात्मा गांधी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1932-33 में इन्होंने 2500 मील की यात्रा की, जिसे इन्होंने हरिजन यात्रा का नाम दिया था और 1933 में इन्होंने हरिजन पत्रिका भी निकाली थी। अगले हैं सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 1891 में महू जिले में इंदौर में हुआ था और ये महार कास्ट से संबंधित थे।
1924 में इन्होंने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की और 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा का गठन किया और 1927 में इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका भी लिखी। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1924 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन भीमराव अंबेडकर, 24 में ही इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा भी गठित की और बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका भी निकाली। अब हम देखते हैं प्रमुख जनजाति आंदोलन। पहला है भील आंदोलन। ये भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था। इसके जो नेता थे वो थे सूजी भगत और गोविंद गुरु। गोविंद गुरु को लज्जेड़िया के नाम से भी जानते हैं और इसलिए इस आंदोलन को कभी कभी लज्जेड़िया आंदोलन भी कहा जाता है। गोविंद गुरु ने 1833 में सभ्य सभा का स्थापना किया था। अगला है संथाल विद्रोह। ये 1855 से 56 के बीच हुआ था। ये हुआ था दामने को भागलपुर के क्षेत्र से, जो झारखंड के राजमहल की पहाड़ी है उसके बीच का जो क्षेत्र है वहाँ ये संथाल विद्रोह हुआ था, जिसे हम 1855-56 में देखते हैं। कारण क्या था? बहुत ही ऊंची ब्याज दर ली जाती थी इनसे, यही इनका तत्कालिक कारण बना संथाल विद्रोह का। और इसके नेता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। यहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। अगला है मुंडा विद्रोह 1895 से 1901। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, जिसे जगत पिता या धरती आबा भी कहा जाता है। ये हम जब बिहार स्पेशल करेंगे तब इसमें हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। बस आपको डेट याद रखना है। भील आंदोलन 1825 के आसपास, संथाल 1855-56, मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 के बीच में। कुछ दूसरे अन्य विद्रोह है जिसका आपको क्षेत्र याद रखना है। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। अहोम असम में, गोमधर कुंवर नेतृत्व कर रहे थे। हो विद्रोह संथाल परगना में। खैरवार आंदोलन भागीरथी मांझी के द्वारा 1874 में। खासी तीरथ सिंह के द्वारा मेघालय के क्षेत्र में। कुकी मणिपुर के आसपास के क्षेत्र में। अगला महत्वपूर्ण है दीवान वेलाथम्पी विद्रोह। ये त्रावणकोर के क्षेत्र केरल में ये हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं पाइक विद्रोह। ये उड़ीसा में, जगत बंधु इसके नेता थे। ताना भगत आंदोलन 1914 के आसपास छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ था। और खोंड आंदोलन हुआ था आपका, खोंड विद्रोह तमिलनाडु के क्षेत्र में। हमने देख लिया जनजातीय आंदोलन। अब हम देखते हैं किसान आंदोलन। पहला महत्वपूर्ण आंदोलन है नील आंदोलन 1859 में। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दो भाई हैं, इनके द्वारा यह नील आंदोलन किया गया था। और नील आंदोलन का चर्चा हम दीनबंधु मित्र की पुस्तक नील दर्पण में देखते हैं। अगला है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह 1870 के आसपास, 70 के दशक में, 73 से 76 के बीच में हुआ था। ईशान चंद्र और शंभू पाल के द्वारा ये पावना विद्रोह किया गया था। अगला है तेभागा आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में, कंपा राम सिंह और भुवन सिंह के द्वारा 1946-47 के आसपास। देख लो, तेभागा आंदोलन आज़ादी के आसपास का आंदोलन है, तो ये महत्वपूर्ण है, बंगाल में हुआ था। ठीक है, अगला है दक्कन विद्रोह 1875 में, ऊंची ब्याज दर इसका कारण था। पांचवा है मोपला विद्रोह मालाबार के क्षेत्र में 1920 में। छठा है फड़के या रामोसी विद्रोह, ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था। वासुदेव फड़के ने सेना के रूप में लोगों को इकट्ठित किया था। सरदार चित्तर सिंह ने इसकी नेतृत्व की थी। अगला है कुका विद्रोह 1840 के आसपास। भगता जवाहरमल और गुरुराम सिंह इसके नेता थे, भगता जवाहरमल और गुरुराम सिंह। आगे देखते हैं सन्यासी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में। सन्यासी विद्रोह आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र की पुस्तक है उसमें सन्यासी विद्रोह उसका विषय है। याद रखेंगे कि आनंद मठ जो बंकिम चंद्र के द्वारा लिखी गई है उसमें सन्यासी विद्रोह का चर्चा किया गया है। और सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ था? तीर्थ यात्रा के संबंध में जो कर लगाए गए थे उसके विरोध में सन्यासी विद्रोह हुआ था। अगला है पागलपंथी बंगाल के क्षेत्र में, करम शाह और टीपू के द्वारा ये किया गया था। ये गारो का विद्रोह था, गारो जनजाति का पागलपंथी विद्रोह। अगला है फराजी, ये दादू मियाँ इसके नेता थे, बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। पोलीगार विद्रोह तमिलनाडु। कोल विद्रोह 1831-32, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 में हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। और बीपीएससी में ये पूछा गया सवाल है बघेरा विद्रोह बड़ौदा के क्षेत्र में 1818 में हुआ था। मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, अब ये अंतिम है आधुनिक भारत में प्रेस। ठीक है, जर्नल जितने भी न्यूज़पेपर थे। ठीक है, भारत में छपने वाला जो पहला न्यूज़पेपर था वह था उद्दत मार्तंड, 30 मई 1826 को कलकत्ता से छपा था। इसके जो संपादक थे वो थे जुगल किशोर शुक्ल। भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। ये भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था, याद रखेंगे, ये भारत का हिंदी समाचार पत्र था। और भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो इंग्लिश भाषा में था। इसके जो
इसको जो निकाले थे वो थे जेम्स अगस्टस हिक्की, जेके हिक्की 1780 में। बात करते हैं पेपर के, जो न्यूज़पेपर था उसके ऊपर जो पाबंदी लगा दी गई थी वो थी 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मुंह बंद करने वाला अधिनियम जिसे कहा जाता है 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था 1882 में, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक वो पहले व्यक्ति थे जो जेल गए थे पत्रकारिता के चक्कर में, ठीक है। फ्री हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखी गई थी? तारकनाथ दास के द्वारा। फ्री हिंदुस्तान किसके द्वारा? फ्री तारकनाथ दास के द्वारा, ठीक है। अगला था संवाद कॉमेडी प्रज्ञा का चांद चंद्रिका, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। मिरातुल अखबार की बात करें तो ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाली गई थी पर्शियन में। अगला है इंडियन मिरर, ये कलकत्ता से छपता था देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा। गदर पत्रिका सैन फ्रांसिस्को से छपती थी, ये उर्दू साप्ताहिक पत्रिका थी। अमृत बाजार पत्रिका ये कलकत्ता से छपती थी, इसके जो संपादक हुए वो थे शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के बारे में आप ध्यान रखेंगे, यह वह पत्रिका है अंग्रेजों ने जब इसके ऊपर रोक लगाया तो रातों रात ये अंग्रेजी में बदल दिया गया। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा तो ये रातों रात इसे अंग्रेजी में बदल दिया गया, अमृत बाजार पत्रिका को। तिलक के द्वारा केसरी निकाला गया 1881 में। प्रारंभ में इसके संपादक आगरकर थे। सोम प्रकाश एक वीकली थी जो 1858 में निकाली गई ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। आप इसको, मैं इसका PDF आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम में, इसको आप वहाँ से डाउनलोड करें और इसको याद कर जाएं, ठीक है। बहुत सारा है, यहाँ पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। और घटना चक्र में इसका सवाल आप लगाएंगे, घटना चक्र जो आती है दृष्टि की, वहाँ से आप इसका सवाल लगाएंगे, उससे ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा पार्ट 1, ठीक है, ये पार्ट 1 था। इसके बाद हम 1857 को डिस्कस करेंगे और वहाँ से लेकर 1947 तक पहुँचेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश किया है जितना जल्दी हो सके हर एक टॉपिक को कवर कर दूं, और इसका PDF आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। करंट अफेयर्स के भी वीडियो जल्दी ही आ रही है, वीडियो प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, वहाँ आपको मिल जाएंगी, जल्दी यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देखेंगे वीडियो में, वीडियो लिस्ट में जाके आप, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ओरिएंटेशन क्लास 71वीं BPSC के प्रीलिम्स को लेके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।